नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त एंड आज के इस ज़ूम सेशन का होस्ट रमजीत सिंह राणा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपनी तरफ से और एचएचआई मैनेजमेंट की तरफ से सबका वेलकम करता हूँ। आज हमारे दरमियान दोस्तों जो शख्सियत आ रही है, उनके बारे में चर्चा करने से पहले मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि एक आम और प्रसिद्ध कहावत है दोस्तों कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन होता है। दुनिया भर की दौलत, शोहरत सब हो हमारे पास, लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें बेमायने हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ अगर आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो या दुनिया भर की कोई और खुशी हो, आप उससे हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हैप्पी हेल्थ इंडिया जहाँ आपकी अचीवमेंट्स के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपके बिज़नेस व्यवसाय के लिए काम कर रही है, वहीं आपकी हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जोर-शोर से पहले दिन से कार्यरत है। तो आज हमारे दरमियान जो पर्सनैलिटी आ रही हैं दोस्तों, वह आयुर्वेदिक में डॉक्टर हैं और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में उन्होंने सर्टिफिकेशन प्राप्त की हुई है, यानी प्रसूति एवं स्त्री रोग के वो विशेषज्ञ हैं और वह कम्युनिटी हेल्थ में भी उनके पास सर्टिफिकेशन है। और हम इस बात में ऑनर महसूस करते हैं कि शी इज़ वन ऑफ आवर health panelists, health expert, and she is none other than डॉक्टर सुशीला सहरावत। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आज का जो ज़ूम सेशन है वो उनके नाम है, वो कृपया ऑन स्क्रीन आए और आज का जो सेशन है इसे शुरू करें। डॉक्टर सुशीला सहरावत। सुशीला मैम, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो आपका जो सेशन है वह ऑन टाइम है और आप कृपया अपना सेशन जो है आज का शुरू करें। मैं हमारे टेक्निकल होस्ट उनसे निवेदन करूंगा कि वह डॉक्टर साहिबा से इन टच हों और उनको ऑन स्क्रीन लाएं। सुशीला मैम, दोस्तों कोई टेक्निकल इशू लग रहा है मुझे, जिस वजह से थोड़ा लेट हो रहे हैं हम। आप लोगों को ये मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो मीटिंग का सेशन है वो डेली 8 बजे, 8 से लेकर 9 बजे तक रात को होता है और हमने ये एफर्ट किया है एचएचआई की तरफ से कि हर रोज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ, चाहे वह हेल्थ का इशू हो, चाहे मोटिवेशन हो नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे वह हमारे जो प्लान है नया आया है उसके बारे में हो, अलग-अलग तरह के जो विशेषज्ञ हैं, लीडर हैं हमारे एचएचआई में, वह रोज इस समय आपके साथ आएँ और अपनी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करें। हम इसके लिए विशेष रूप से आप सबके लिए कार्यरत। तो मैं बेनती करूँगा, निवेदन करूँगा कि डॉक्टर शीला सहरावत, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो कृपया आप ऑन स्क्रीन आएँ और आज का जो सेशन है वो आपके नाम है। कृपया आप अपना सेशन शुरू करें, आपसे निवेदन है। डॉक्टर साहब। सर, सुशीला मैडम को को-होस्ट कर लिया है। मेरा नाम है, मैं बेंगलोर से सुशीला है, डॉक्टर सुशीला अनदर वन है।
Coincidence. Oh. Hello. Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। Good evening. Sorry, वो कुछ टेक्निकल। हाँ जी। यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मैम। ओके, मैं देखती हूँ, एक मिनट। मम्मी को बुलाना है, आवाज कम आ रही है। आवाज प्रॉपर है मैम, आवाज कम आ रही है, कह रहे हैं। प्रॉपर है मैम, मैं देख रहा हूँ। हेलो, अब आपको क्लियर आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ जरूर रही है मैम आपकी, लेकिन कम आ रही है। हमारे इस पे वॉल्यूम फुल करना होगा, इस पे। जस्ट अ मिनट। फुल वॉल्यूम फुल है सर मेरी तरफ से। हेलो। कोई बात नहीं, आप सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है मैम। ओके, थैंक यू। तो जनरली जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, वो जनरली हमारी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी। आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है वो बहुत सिडेंट्री है, मतलब हम लोगों का काम, फिजिकल एक्टिविटी हम लोगों की बहुत कम होती है। यानी जनरली हम लोगों 7 से 8 घंटे बैठने का काम रहता है हमारा, और मूवमेंट बहुत कम होती है। लेकिन जो हमारा खाना पीना है, जो लाइफस्टाइल है, जो हमारे फूड हैबिट्स हैं, वो बहुत ज्यादा जंक फूड हो गया, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, यानी जो रेडी टू ईट फूड होता है वो हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पे दिखाई दे रहा है, जो सबसे बड़ी बीमारी उसकी वजह से हो रही है, वो है शुगर, यानी डायबिटीज। शुगर को आयुर्वेद में, अगर हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो शुगर को हम लोग जनरली मधुमेह या प्रमेह क्या नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो डायबिटीज है, इसके हमारी बॉडी पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी दिखाई देते हैं। जनरली शुगर और बीपी का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी पे दिखाई देता है वो लिवर और किडनी पे दिखाई देता है। जनरली अगर हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती और बीपी कंट्रोल में नहीं रहता तो उसकी वजह से किडनी फेलियर, यानी किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती, तो वो प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है आज के टाइम पे। तो मैं जो आपको हमारी हैप्पी हेल्थ इंडिया ने जो शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो आपके शुगर को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे जो इंसुलिन सिक्रेशन सेल्स हैं बॉडी में, पैनक्रियास के बीटा सेल्स, उनको रीजनरेट करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। जनरली जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं वो सिर्फ हमारी बॉडी में शुगर को कम करती हैं, लेकिन वो बीटा सेल्स को रीजनरेट करने की कैपेसिटी उनमें नहीं होती, या बीटा सेल्स को एक्टिवेट करने की नहीं होती, ताकि हमारी बॉडी में इंसुलिन अपने आप सिक्रीट हो, ताकि शुगर कंट्रोल में हो। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे जो मेनली प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो है करेला जामुन जूस। ये आप सब लोगों को विजिबल है, ये देखिए, ये करेला जामुन का जो जूस है, इसमें 10 ml में करेला का रस जो है वो 46% है और जामुन का रस है वो 46% है। तो इसकी जो डोज है जनरली हम बताते हैं, करेला जामुन का रस भी है हमारे पास और नीम करेला जामुन का पाउडर भी है हमारे पास। तो जो भी जिसको कन्वीनियंट हो, कई लोगों को पाउडर पसंद नहीं होता लेना, इजीली वो लोग ले नहीं पाते, और कई लोग जूस नहीं ले पाते, तो हमारे पास इसका फॉर्मुलेशन दोनों फॉर्म में है, एक पाउडर फॉर्म में और एक जूस फॉर्म में। तो इसका जो यूज है वो आप किस तरह से करते हैं, अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो आप 1-1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट हल्के गर्म पानी से ले लीजिएगा। इसको सुबह अगर आप लेते हैं सुबह 6 बजे के आसपास, 6-7 बजे के आसपास, तो उसी तरह से आप 12 घंटे के इंटरवल पे आप इसको शाम को भी 6-7 बजे के आसपास लीजिए। अगर आप जूस लेते हैं तो आप ये 10 से 15 ml आधे कप हल्के गुनगुने पानी में मिला के लीजिए सुबह शाम खाली पेट। तो करेला जामुन का जो जूस है वो आपकी जो सेल्स है, करेले का काम क्या होता है, वो जो आपके बीटा सेल्स होते हैं पैनक्रियास को, उनको एक्टिवेट करता है ताकि वो जनरली हमारी बॉडी में नेचुरल इंसुलिन सिक्रीशन करें, ताकि वो शुगर लेवल को हमारे कंट्रोल कर सके। उसी तरह से नीम करेला जामुन का जो जूस है उसमें और भी कुछ कंटेंट्स हैं, जिसमें मेन जो है वो है गुड़मार। मेन कंटेंट जो इसका है वो गुड़मार है। गुड़मार का अगर अर्थ आप शाब्दिक अर्थ भी देखें तो गुड़ मार,
गुड़ के इसको कहते हैं हम मीठे को जो मार है उसे गुड़मार कहते हैं। ठीक है, तो गुड़मार का जो जनरली काम होता है वो आपके, इसका जो मेन फंक्शन है गुड़मार का, वो आपका जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होता है शुगर का, उसको कम करता है। अगर हम शुगर लेते भी हैं तो उसका अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो आपके ब्लड में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो भी चीज हम खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, फिर वो एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका जो कंटेंट दिखाई देते हैं वो आपको ब्लड में दिखाई देते हैं। तो गुड़मार का मेन काम क्या होता है? तो गुड़मार का मेन जो फंक्शन है वो डिक्रीज करता है आपके शुगर एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन में। दूसरा, ये हमारे जो इंसुलिन सिक्रीशन सेल्स हैं, बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है। इसका जो सेवन हम करते हैं ना, गुड़मार की पत्तियों का जनरली यूज होता है। गुड़मार की पत्तियां अगर आप चबा के खा लेना तो उसके 1 घंटे बाद तक भी आपको शुगर की कार्विंग नहीं होती, मतलब मीठा खाने का मन नहीं करेगा, मीठे का टेस्ट नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो गुड़मार में एक जेमिनिक एसिड होती है। जेमिनिक एसिड क्या करती है? हमारी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। उसी तरह से इसमें अगर गुड़मार का इसमें आप नीम करेला जामुन में दूसरा जो कंटेंट है वो है विजयसार। विजयसार बहुत सारी चीजों में यूज होता है। विजयसार का अगर रस देखो तो आप तिक्त कटु होता है, तो शुगर में जनरली हम तीखा और कड़वा ही खाते हैं ताकि शुगर कंट्रोल में रहे। इसका रस तिक्त कटु होता है और ये आपकी डायबिटीज, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, पेट में कीड़ों की प्रॉब्लम हो तो उस चीज को भी मारता है। ठीक है, तीसरा जो इसका कंटेंट है वो है मेथी। मेथी अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारा फाइबर का सोर्स है मेथी। उसी तरह से इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं और हमारा डाइजेशन प्रॉपर करते हैं। अगर आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर है तो वो भी आपको शुगर को कंट्रोल करने में सहायता करता है। तीसरा जो कंटेंट है इसमें नीम आप सभी लोग जानते हैं कि नीम में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो आपके शुगर को कम करते हैं। उसी तरह से नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीफंगल एक्टिविटीज होती हैं जो शुगर की वजह से अगर बॉडी में कोई और इन्फेक्शन हो तो उस चीज को भी कंट्रोल करने में आपको मदद करती हैं। तीसरा जो कंटेंट है इसमें वो है करेला। करेला डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों डायबिटीज में फायदेमंद करता है। ये त्रिदोष शामक है। उसी तरह से ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको आप लोग एलडीएल कहते हैं, वो उसको भी ये कम करता है। उसी तरह से ये कैंसर में, ब्लड इम्प्योरिटीज में, सब चीजों में ब्लड प्यूरिफाई करने का भी बहुत अच्छा एक साधन है करेला। उसके बाद इसमें आता है जामुन। जामुन में क्या होता है, इसमें एक तरह का एल्कोलॉइड्स मिलता है इसके सीड्स में। जामुन की जनरली हम जो यूज करते हैं वो गुठलियां यूज करते हैं। हम लोग जनरली लोगों को बोलते भी हैं, शुगर वाले पेशेंट को, कि आप लोग जामुन के सीजन में जामुन खाइए और उसकी गुठलियां सुखा के पीस के रख लीजिए। तो उसकी जो सीड्स होती हैं उसमें एल्कोलॉइड्स होता है जो कि शुगर कंट्रोल करने में काम करता है। उसी तरह से वो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है और वो आपके में जो आप स्टार्च का इनहेल करते हैं या यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स आप कंज्यूम करते हैं उसको शुगर में कन्वर्ट नहीं होने देता। ठीक है, वो उसको एनर्जी फॉर्म में ही रखता है, वो शुगर में उसको कन्वर्ट होने नहीं देता, तो आपकी शुगर लेवल ऑटोमेटिकली कम होती है। उसी तरह से ये एक बहुत अच्छा नेक्स्ट जो कंटेंट है इसमें है आंवला। आंवला आप सभी लोग जानते हैं कि आंवले का रस अम्ल रस होता है। उसी तरह से आंवले में बहुत सारे, आंवला विटामिन सी और क्रोमियम का बहुत अच्छा सोर्स है, तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। उसी तरह से ये आपका विटामिन सी का भी बहुत अच्छा सोर्स है और ये आपके बॉडी में इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाता है। उसके बाद इसमें शतावर है, शिलाजीत है, सफेद मूसली है, शिलाजीत, अश्वगंधा, ये है। ये सारे एक तरह से रसायन है, ये आपकी बॉडी में एनर्जी देने का काम करते हैं, क्योंकि डायबिटीज की पेशेंट की आपने एक खासियत देखी होगी कि उनको भूख ज्यादा लगती है लेकिन उनकी बॉडी में एनर्जी लेवल उतना ही कम होता है। ठीक है, तो ये जो तीनों कंटेंट्स हैं ये आपकी बॉडी में जनरल वीकनेस को कम करते हैं और आपके बॉडी को रिजुनवेट करने में सहायता करते हैं। तो नीम करेला जामुन रस या नीम करेला जामुन का पाउडर। उसी तरह से एक कैप्सूल आता है हमारा, डाइबावे कैप्सूल है। अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा है आपका तो आप डाइबावे कैप्सूल की, अगर आपकी जनरली जो शुगर लेवल होता है वो फास्टिंग 110 तक नॉर्मल मानते हैं हम और पीपे 160-70 तक नॉर्मल मानते हैं। अगर इससे ज्यादा है आपका शुगर लेवल
अगर वो बहुत ज्यादा, अगर फास्टिंग आपका 150 के आसपास आता है और पीपी यानी खाना खाने के बाद आपका 200-250 के आसपास आता है, तो वो डाइबावे कैप्सूल आप 2 खाना खाने के बाद लीजिए। उसी तरह से हमारा इसमें स्टीविया ड्रॉप्स आती हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन है और आप शुगर पेशेंट है, तो आप नॉर्मल शुगर यूज नहीं कर सकते, तो स्टीविया एक नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर, नेचुरल फॉर्म है जिसकी लीव्स यूज करते हैं। वो स्टीविया हमारे पास ड्रॉप्स फॉर्म में भी है। अगर आपको मीठे का मन है तो आप उसको 2-3 ड्रॉप आप अपने चाय में, मिठाई में, किसी में भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर आपके मीठे की कार्विंग है तो वो भी कम हो जाती है, लेकिन स्टिल आपके शुगर कंट्रोल में रहती है। शुगर की वजह से जो मेन काम होता है वो आपको ध्यान देने की जो जरूरत है कि अगर आप शुगर पेशेंट को जख्म हो जाता है जनरली जल्दी से, तो वो ठीक नहीं हो पाता, तो वो अगर शुगर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसीलिए ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। शुगर पेशेंट के लिए जितनी जरूरी दवाइयां हैं उतना ही जरूरी परहेज, खाने पीने का पथ्य देखना जरूरी है, और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी अगर कैलोरीज बढ़ रही हैं तो आपको उसको बर्न करना भी जरूरी है। तो इसमें अगर आप योगा करते हैं तो वो अच्छा है। इसमें 3-4 किलोमीटर की अगर आप वॉक करते हैं, आप देखें तो इसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, मंडूकासन, गोमुखासन, ये कुछ आसन है जो आपको शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा फायदा करते हैं। अगर आप डाइट कंट्रोल करते हैं, मेडिसिन सप्लीमेंट्स लेते हैं हमारे, और एक्सरसाइज करते हैं, तो 100% आपकी शुगर कंट्रोल में आती है। और इन मेडिसिन से आपकी जड़ से भी खत्म होती है, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। अगर आप कुछ एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं और हमारे सप्लीमेंट्स और मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, तो अपनी एलोपैथिक दवाइयां एकदम से बंद मत कीजिए। वो दवाइयां आप जैसे जैसे शुगर आपके कंट्रोल में आती जाए, वो दवाइयां धीरे धीरे विड्रॉ कीजिए, क्योंकि अगर आप एकदम से शुगर की दवाइयां अपनी बंद करेंगे तो आपका शुगर शूट अप कर सकता है, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर आप देखते हैं कि अगर आप 2 गोली दिन में ले रहे हैं, तो हमारी मेडिसिन स्टार्ट करने के आप बाद हफ्ता 10 दिन में आप अपनी शुगर चेक कीजिए। आपकी लोअर साइड में शुगर आती है तो वो आप अपनी मेडिसिन एक टाइम कर सकते हैं। उसी तरह से फिर आप 15-20 दिन बाद अपनी शुगर चेक कीजिए, और कम आती है तो अपनी डोज और आधी कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपकी मेडिसिन है वो धीरे धीरे आप 1-2 महीने में या 3 महीने में धीरे धीरे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इंसुलिन पे हैं तो आपको रेगुलरली अपनी शुगर सुबह शाम चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इंसुलिन की डोज आप शुगर की लेवल देख के ही डिसाइड करते हैं। अगर आप 15 यूनिट ले रहे हैं, आपके लेवल में शुगर है, तो आप 12 यूनिट या 13 यूनिट लीजिए। तो शुगर इंसुलिन वाले पेशेंट्स को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। उनको सुबह शाम अपने शुगर चेक करना बहुत जरूरी है। वो इजीली आप ग्लूकोमीटर से घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है आपका नोनी जूस। अगर आपने नोनी जूस यूज किया है, ये आपका नोनी जूस है, ये नोनी जूस है आप लोगों का। हमारे जो हैप्पी हेल्थ इंडिया कंपनी का नोनी जूस है, उसमें नोनी के साथ साथ नोनी का एक्सट्रैक्ट यूज किया, उसके साथ साथ इसमें अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, गोसबेरी एक्सट्रैक्ट यानी आंवला एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा जूस, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ्लेवर्ड शुगर बेस भी है, तो शुगर वाले पेशेंट अगर इसको यूज करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली, अगर आपके शुगर कंट्रोल में है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज है वो आप 10 to 15 ml सुबह शाम थोड़ा सा पानी मिक्स करके ले सकते हैं। नोनी जूस एक नोनी का अगर आप देखें तो नोनी एक इसका जनरली हम फ्रूट यूज करते हैं। नोनी एक बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम, विटामिन ए और विटामिन सी का। ये आपकी बॉडी में डैमेज सेल को रिपेयर करता है, ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, यानी आपकी बॉडी की जो डिजीजेस से लड़ने की शक्ति है उसको बढ़ाता है। उसी तरह से ये आपकी जो बॉडी में कैंसर सेल्स हैं उनको डीएक्टिवेट करता है। हाई बीपी, हाई शुगर में ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, उसी तरह से शुगर लेवल को भी ये कंट्रोल करने में आपको मदद करता है। ये एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, यानी हर तरह के इन्फेक्शन में ये काम करता है। एंशिएंट अगर पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स अगर आप देखो तो उसमें इसको प्राइमरी इंग्रेडिएंट माना है, मतलब जो मेन सोर्स माना है इसको हीलिंग प्रॉपर्टीज की, इस तरह से है। तो आप इसको आप बीपी का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है,
लो बीपी है, हाई बीपी है, हर चीज में ये कंट्रोल करता है, यानी ये उसको मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। हाई अगर है तो वो उसको लो करेगा, लो है तो उसको वो आपकी नॉर्मल लेवल तक। अगर आप देखें तो जनरल जो बीपी होता है हमारा, वो एवरेज बीपी हम बोलते हैं एक एडल्ट का 120/80, लेकिन वो 130 140 तक भी हम नॉर्मल मानते हैं, वो एज फैक्टर से रिलेटेड। आपकी अगर 45+ एज है तो अगर आपका 140 भी है ऊपर वाला बीपी और नीचे वाला 90 और 80 के बीच में भी है तो वो भी हम नॉर्मल मानते हैं। उस टाइम पे आपको दवाइयों की जरूरत, बीपी की दवाइयां की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका ऊपर वाला बीपी 150 से ऊपर जाता है और नीचे वाला बीपी आपका 90 से ऊपर जाता है और आपकी एज 40+ है तो आपको बीपी की मेडिसिन लेने की जरूरत है। अगर आप बीपी की मेडिसिन में देखेंगे तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ऑफ आता है जो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है, उसी तरह से हार्टोन कैप्सूल्स आ रहे हैं, उसी तरह से हृदय अमृत सिरप आता है हमारा, वो बहुत अच्छा कंटेंट है। उसमें बहुत अच्छे कंटेंट्स हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, जो आपके हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं ताकि उसकी जो पंपिंग कैपेसिटी है वो प्रॉपर रह सके और आपका बीपी मेंटेन रह सके। उसी तरह से इसमें नोनी में अश्वगंधा है, तो अश्वगंधा, आंवला, ये सारे आपको रिजुनेशन का काम करते हैं, एक तरह से रसायन है, ये आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं। एलोवेरा अगर आप देखोगे तो एलोवेरा एक बहुत अच्छा लिवर टॉनिक है। एलोवेरा का दूसरा नाम आप जनरल लैंग्वेज में अगर उसको बोलते हो तो आप लोग क्या बोलते हो, ग्वारपट्ठा बोलते हैं, घृत कुमारी उसका दूसरे नेम है ये, ठीक है। तो एलोवेरा एक बहुत अच्छा टॉनिक है लीवर के लिए, और लीवर अगर आपका प्रॉपर है तो आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होता है, आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है, आपको एसिडिटी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सारी चीजें आपके नोनी जूस में एक ही में इंक्लूड की गई हैं, यानी अगर आप एक नोनी जूस लेते हैं तो उसमें आपका पूरी बॉडी से रिलेटेड डाइजेशन फंक्शन प्रॉपर होता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, उसमें एंटीबैक्टीरियल कंटेंट्स भी हैं, एंटी फंगल कंटेंट्स भी हैं। तो ये ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके ओवरऑल वेलनेस के लिए बहुत अच्छा है। तो नोनी जूस आप हेल्दी रहने के लिए भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अगर आपको कोई बीमारी है तो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट है जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा करता है और आपको बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट जो मेरे पास बहुत ज्यादा लोगों की क्वेरी आती है वो है पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पेशली पाइल्स की जो प्रॉब्लम है। पाइल्स की प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इसकी गाइडलाइंस बताना चाहूंगी। जो पाइल्स की प्रॉब्लम है वो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है जिसका मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कब्ज रहती है तो पाइल्स की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को ज्यादा होती है जिनको पाइल्स रहती है। ये जो लोग बहुत ज्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, यानी तासीर में जो ज्यादा गर्म चीजें खाते हैं, ऐसे पेशेंट्स में, या जिनको बहुत लंबे टाइम तक क्रॉनिक पाइल्स की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे लोगों में पाइल्स वाली दिक्कत दिखने लगते हैं। पाइल्स दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल पाइल्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल में। जो पाइल्स की शुरुआत होती है वो जनरली ये होती है कि एनल रीजन यानी गुदा रीजन में आपको खुजली, जलन, ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। अगर वो और थोड़ा टाइम आप उसका केयर नहीं करेंगे तो फिर आपको वहां पे कुछ मांस सा फुला हुआ दिखाई देता है। जब वो मांस बाहर की तरफ फुला हुआ होता है तो वो एक्सटर्नल पाइल्स है। कई बार बाहर की तरफ कुछ नहीं दिखाई देता लेकिन वो पाइल्स अंदर की तरफ होते हैं। जनरली जो हमारा एनल रीजन है उसके वहां की जो नर्व सेंडिंग्स होती हैं, जब वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जब आप हार्ड स्टूल पास करते हैं यानी आपकी लैट्रिन टाइट होती है, मोशन क्लियर नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वहां की जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। वो सूजन आने से बहुत ज्यादा वो पेनफुल होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो है मेन बहुत अच्छे कंटेंट प्रोडक्ट्स हैं। पाइलसेट, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो पाइलसेट का एक सेट है, इसमें 2 तरह के टैबलेट्स हैं। ये 2 तरह के इसमें कैप्सूल्स आते हैं, एक कैप में 30 कैप्सूल है और एक में 10 कैप्सूल है। तो ये 2 तरह के हैं जो आपको पाइल्स के प्रॉब्लम में यूज करने होते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो आप 2 कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी से ले सकते हैं। और जो ये 10 वाला जो जिसमें 10 कैप्सूल्स हैं, इसमें से 1 कैप्सूल आपको रात को सोते समय लेना है गर्म पानी से, ठीक है। तो ये मेडिसिन हैं जो आपकी। उसी तरह से इसमें हम, अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है और ईचिंग बहुत ज्यादा है
तो ये पाइल्स केयर के नाम से क्रीम है, ये आप लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगी। जो हमारा ये पाइल्स कैप्सूल है, ये वाला जो कैप्सूल है जिसमें 30 कैप्सूल्स हैं आपके, इसके जो मेन कंटेंट्स हैं वो आपका है लौह भस्म, शंख भस्म, नीम सीड्स, काला धाना, हरड़, कचूर और दारू हरिद्रा। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो छोटे बच्चों को, हमारे दादी नानी लोग यूज करते थे छोटी हरड़। जब बच्चे का पेट साफ नहीं होता था, कब्ज होती थी, तो वो छोटी हरड़ को थोड़ा सा गर्म पानी में घिस के चटा देते थे, तो उससे बच्चे का पेट साफ हो जाता था। हरड़ के गुणधर्म अगर आप देखोगे तो हरड़ बहुत सारी चीजों में काम करती है। अगर हम उसको अलग अलग अनुपान के साथ यानी अलग अलग चीज के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो अलग अलग होता है। अगर हरड़ को आप गर्म पानी के साथ लोगे तो वो आपका पेट साफ करेगा। अगर आप उसको ठंडे पानी के साथ लोगे तो अगर आपको लूज मोशन है तो वो लूज मोशन बंद करता है। अगर आप उसको लस्सी के साथ भी लोगे तो भी वो लूज मोशन बंद करता है। अगर आप उसको गुड़ के साथ लोगे, हरड़ के चूरन को अगर आप गुड़ के साथ मिला के लेते हो तो वो आपका डाइजेशन ठीक करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में फायदा करता है। तो हरड़ एक है लेकिन उसके यूज बहुत सारे हैं, लेकिन उसका अनुपान अलग है। आयुर्वेद में अनुपान का बहुत अधिक महत्व है। किस मेडिसिन को किस चीज के साथ लेना है, किस टाइम लेना है, वो बहुत मायने रखता है। जो पेट साफ करने वाला जो इसमें कैप्सूल है, एक जो दूसरा कैप्सूल है जो 10 कैप्सूल है, वो आपको एक सिर्फ रात को लेना है गर्म पानी के साथ। अगर आप उसको ठंडे पानी के साथ लेंगे तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, वो पेट साफ नहीं करेगा आपका। अगर आप उसी चीज को गर्म पानी के साथ लेंगे तो वो आपका पेट साफ करने में मदद देगा। अब इसमें जो मेन चीज है, इसमें आपका एक एरंड है, सनाए है, त्रिवत है, त्रिकटु है। अगर आप एरंड के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूं तो एरंड को चरक ने जो कहा है, एरंड मूलम वृश्यवाथर, यानी जो एरंड की मूल होती है वो सर्वोत्तम वात शामक है। और जो पाइल्स में हमारे जो दोष दूषित होते हैं, आपको लोगों को मैं थोड़ी सी जानकारी देती हूँ दोषों के बारे में। हमारा शरीर 3 दोषों का बना हुआ है, वात, पित्त और कफ। तो पाइल्स में जो दोषों की दृष्टि होती है वो पित्त और वायु की दृष्टि है, उसमें भी वायु की दृष्टि सबसे ज्यादा है। तो एरंड सबसे बढ़िया वात शामक द्रव्य है। उसी तरह से एरंड का जो रस है वो मधुर है, गुरु होता है, स्निग्ध होता है। लेकिन एरंड को अगर आप ज्यादा मात्रा में लोगे तो वो आपको दस्त लगा देता है। तो एरंड की मात्रा बहुत सोच समझ के यूज की जाती है। इसीलिए ये दवाइयां जो भी हैं आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिए, अपने आप दवाइयां नहीं लेनी चाहिए आप लोगों को। उसमें जो दूसरा कंटेंट है वो है सनाए। सनाए एक बहुत अच्छा लेक्सेटिव है। सनाए की पत्तियां यूज की जाती हैं पेट साफ करने के लिए। सनाए हमारे जो इंटेस्टाइन, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है उसको बढ़ाता है, ताकि जो हमारा इंटेस्टाइन में जो भी मल जमा हुआ है उसको वो भेदन करके बाहर निकालता है। तो सनाए एक बहुत अच्छा लेक्सेटिव है। इवन इसको यूएसए में ओवर द काउंटर लेक्सेटिव की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इसमें एंथ्रोक्विनाइन एंड साइनोसाइड्स, इसकी जो लीव्स में होते हैं वो एल्कलॉइड्स होते हैं जो आपके पेट को साफ करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं। उसी तरह से इसमें त्रिकटु है। त्रिकटु मतलब सौंठ, काली मिर्च, सौंठ, मेरे, पिंपली, ये है। ये आपके पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, अगर आपका पेट फूलता है खाना खाने के बाद, बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि हमारा खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, तो उस चीज को दूर करने में मदद करती है। पेट फूलने का एक बहुत बड़ा कारण है कि लोगों की आदत होती है खाने के साथ बहुत ज्यादा पानी पीते हैं या खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीते हैं। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहूँ इस बारे में, तो हमारे पेट में आयुर्वेद के हिसाब से हमारी एक अग्नि होती है। वैसे तो सब धातुओं की 7 अग्नियां होती हैं, लेकिन जो मेन अग्नि है वो पेट में होती है, यानी स्टमक में जो मेन अग्नि होती है उसको हम जठर अग्नि बोलते हैं। तो आप अगर आप नॉर्मल सा एग्जाम्पल देके मैं आपको बताना चाहूँ कि आप खाना बना रहे हैं,
खाना बनाते बनाते आपने उस आग में पानी डाल दिया, तो वो आपका खाना बनेगा नहीं। उसी तरह से हमारे पेट में भी यही कंडीशन होती है। अगर हमने खाना खाया है तो उसको पाचन करने के लिए कुछ अग्नि चाहिए होती है, जो हमारी जठर अग्नि काम करती है। अगर हम उसके साथ ही पानी पी लेंगे तो वो जठर अग्नि मंद हो जाती है। जब वो मंद हो जाएगी तो जो हमने खाना खाया है उसका पाचन प्रॉपर नहीं होता। अगर उसका पाचन प्रॉपर नहीं होगा तो जो हम खा रहे हैं उसमें से जो सार निकलना चाहिए, जो ओज निकलना चाहिए, वो ओज प्रॉपर नहीं बनेगा। हमने जो खाया है उसका जो सार एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन्स नहीं कर पाएंगे। तो जब हमारे खाने का पाचन प्रॉपर नहीं होता तो आम की उत्पत्ति होती है। आम एक तरह से आप बोल सकते हैं क्लेथ होता है, कफ होता है, जो आपके आर्टरीज वेन्स वगैरह में जाके ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो आम की उत्पत्ति हमारे शरीर में ब्लॉकेज का काम करती है। तो इसीलिए खाने को प्रॉपर पचने के लिए हम लोगों को एक फूड हैबिट्स में अपने थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए कि हमें खाना खाने के तुरंत पहले भी पानी नहीं पीना और खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना। बीच में अगर आप पीते हैं तो कोई 2 घूंट 1 घूंट पानी पी सकते हैं अगर आपको कुछ मिर्च मसाला लग रहा है या कुछ अटकता है उस टाइम पे। खाना खाने के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो वो गर्म पानी पीजिए, नहीं तो खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी का इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग। जो पाइल्स की क्रीम बनाई है हमने, इसके जो मेन कंटेंट्स हैं उसमें है रसोट, रसांजन जिसको कहते हैं। रसांजन किससे तैयार किया जाता है? रसांजन दारू हरिद्रा का एक्सट्रैक्ट होता है। दारू हरिद्रा से एक्सट्रैक्ट के यूज में उसका अर्क है दारू हरिद्रा का, उसको उससे बनाया जाता है। रसांजन का जो मेन काम है वो एक तो ये खून रोकता है, रक्तस्राव रोकता है, जिनको ब्लीडिंग पाइल्स होती है या पाइल्स की वजह से सूजन है, जलन है, तो ये ब्लीडिंग पाइल्स में सूजन कम करता है, आपके वहां पे रक्तस्राव को कम करता है। और अगर घाव है कहीं, अगर आपको सपोज घाव भी हो गया तो अगर आप इसका लेप करते हैं तो ये घाव भी ठीक करता है। तो रसांजन की जो मेन क्वालिटीज हैं, एक तो हीलिंग क्वालिटी है, एक रक्तस्राव रोकने की क्वालिटी है, और एक उसमें जलन और खुजली को कम करता है। तो इसलिए जो पाइल्स क्रीम में हमने मेन जो कंटेंट है वो रसांजन और रसौत है। उसी तरह से इसमें जो मेन दूसरा कंटेंट है वो लजालू है। लजालू यानी आपने कभी देखा होगा टच मी नॉट प्लांट, जिसके आप पत्तियों को अगर आप छूते हैं तो वो अपने आप को बंद कर लेती है। ठीक है, तो लजालू में भी ये भी बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है। उसी तरह से ये आपके जख्म को भरता है, वुंड हीलिंग का काम है। तो अगर पाइल्स में वहां पे जख्म हो जाते हैं कई बार या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो अगर वहां हम इसको लगाते हैं क्रीम को, तो वो वहां पे उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है हमारे ब्लड वेसल्स को, तो वो ब्लीडिंग रोकता है। उसी तरह से इसमें निर्गुंडी है। निर्गुंडी भी बहुत अच्छा वातशामक का काम करती है, सूजन जलन वगैरह बंद करती है। उसी तरह से इसमें अपामाग क्षार है। अपामाग के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो ये बहुत अच्छा एक अल्कलाइन का सोर्स है, बहुत अच्छा डाययूरेटिक है, मूत्रल द्रव्य है। उसी तरह से ये पेट में अफारा गैस वगैरह को भी कम करता है। पाइल्स में अगर आपने एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सुना हो कि क्षार सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, ये एक छोटी तरह की सर्जरी है। इसमें अपामाग का धागा बनाया जाता है, उसके ऊपर अपामाग की कोटिंग की जाती है, और वो धागा हम जो पाइल्स सूज गए हैं उनके चारों तरफ बांधते हैं। वो एनेस्थीसिया देके वो बांधा जाता है ताकि वो पाइल्स वहां से झड़ जाते हैं। तो वो वैसी सर्जरी नहीं होती, लेकिन अपामाग क्षार का यूज पाइल्स के लिए बहुत पुराने टाइम से यूज हो रहा है, और आज के टाइम पे भी ये बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है पाइल्स के लिए। पाइल्स की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि ये दवाइयों से ठीक हो जाती है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। हो सकता है 6 महीने आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा और आप खाने में बहुत ज्यादा गर्म चीजें लेंगे, मिर्च मसाले ज्यादा लेते हैं, जंक फूड ज्यादा लेते हैं, तो ये रीअकर होती है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट के बारे में सुश्रुत जो हमारे बहुत बड़े ऋषि रहे हैं आयुर्वेद के, उन्होंने इस पाइल्स की बीमारी को कृच साध्य बताया है, यानी जो इजीली ठीक ना हो, ठीक हो भी जाएगी तो वो दोबारा रिकवर हो जाएगी। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं ट्रीटमेंट करवाने, तो बोलते हैं हम ऑलरेडी 1 या 2 बार ऑपरेशन करा चुके हैं लेकिन वो पाइल्स फिर से हो गए। तो वो क्या होता है कि हमारी जो नर्व एंडिंग्स है, वेन्स एंडिंग्स हैं एनल के रीजन पे, वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो आप एक का ऑपरेशन कराते हो तो वो, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, हार्ट स्टूल की प्रॉब्लम होगी, तो वो दूसरी वेन या नर्व एंडिंग सूज जाती है।
तो इसीलिए पाइल्स का ऑपरेशन कोई इलाज नहीं है। इसका सबसे बढ़िया इलाज यही है कि आप अपना पेट ठीक रखें। आप अपने खाने में फाइबर वाली चीजें इंक्लूड कीजिए, जैसे मौसमी है, संतरा है, पपीता है। पाइल्स वाले पेशेंट को केला कम लेना चाहिए, क्योंकि केला बहुत लोगों में कॉन्स्टिपेशन कर देता है। तो आप जितना ज्यादा लिक्विड डाइट, लस्सी है, दही है, जितना ज्यादा ये यूज करेंगे उतनी कम आपको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका एक मैंने बताया। उसी तरह से पेट साफ करने के लिए हमारे पास एक और है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है तो हमारे पास हैप्पी टमी है। हैप्पी टमी जूस फॉर्म में भी है और हैप्पी टमी हमारे पास टैबलेट फॉर्म में भी है। ये हैप्पी टमी की टैबलेट्स है। हैप्पी टमी में जो मेन कंटेंट्स हैं वो आपके आंवला, हरीतकी, बिबितक, तुलसी और गिलोय। तो ये हेडा बेहड़ा आंवला, जिसको हम त्रिफला के नाम से जानते हैं, वो मेन कंटेंट है इसका, और इसमें तुलसी और गिलोय है। अगर आपको पता हो तो गिलोय का दूसरा नाम अमृत है। अमृत के नाम से फेमस है गिलोय। इसको दूसरा जनरल लैंग्वेज में हम बहुत से लोग गुड़ूची भी बोलते हैं। तो गिलोय शुगर वाले पेशेंट्स के लिए भी बहुत 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 फायदेमंद है। गिलोय अगर आप आज के टाइम पे, अब आप सबके घर में एक एलोवेरा का पौधा, एक तुलसी का पौधा और एक गिलोय का पौधा, ये 3 पौधे आज के टाइम पे हर घर में होने चाहिए। आपके पास वैसी जगह नहीं है, जमीन नहीं है, कच्ची जमीन नहीं है, तो आप गमलों में लगाओ। गिलोय बहुत इजीली बारिश के सीजन में अगर आप डंडी भी लगाते हैं इसकी, तो वो गिलोय बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। गिलोय, तुलसी, एलोवेरा, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बुखार, जुकाम, खांसी, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सब में काम करती हैं। एज अ हेल्थ टॉनिक आप इसको, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं भी है तो भी आप इसको यूज कीजिए। हैप्पी टमी जूस अगर आप यूज करते हैं तो आप इसको 10 से 15 ml आधे कप हल्के गर्म पानी में मिला के लीजिए। ऊपर से थोड़ा गुनगुना पानी और पीजिए, ताकि आपका पेट बिल्कुल साफ रहे, आपका डाइजेशन प्रॉपर रहे। अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर है तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है फीमेल्स रिलेटेड प्रॉब्लम। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स के फोन आते हैं, कॉल्स आते हैं। फीमेल्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी डिस्मेनोरिया, यानी जिसको बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत ज्यादा, पीरियड्स बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। 2-3 दिन पहले पेन स्टार्ट हो जाता है, वॉमिटिंग है, नौशिया है, उल्टियां होना है, पेट में दर्द होना है, कमर में दर्द, पैरों में। उसी तरह से एक है किसी पेशेंट्स में पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, रेगुलर नहीं होते। किसी के 15 दिन में आ जाते हैं, किसी के 2 महीने में भी नहीं आते। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एज अ जनरल हेल्थ टॉनिक जो हमारे पास है, एक वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है फीमेल्स में, और ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम की वजह से फीमेल्स में बहुत ज्यादा वीकनेस आती है, हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, बैकएक की प्रॉब्लम होती है, HB कम हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, हाथ पैर में सुनपना आ जाता है, मतलब हाथ पैरों में आपको बोलते हैं ना, जिस तरह से वीकनेस बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते, पैरों में काल्फ रीजन में बहुत ज्यादा पेन होता है, या बाएंटे आना जिसको बोलते हैं, आप क्रैम्प्स आते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम ल्यूकोरिया और ये मेनोरेजिया, ये जो भी हमारी फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से बहुत कॉमन है ये सारे सिम्टम्स। हमारे पास ये वुमेन केयर का एक कंप्लीट हेल्थ केयर है। इसमें 2-3 चीजें हैं आपकी। इसमें ये ल्यूकोनिल कैप्सूल्स हैं। ये जिनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, सफेद पानी जिनको जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा टॉनिक भी है और उसको क्योर करने में भी मदद करता है। अगर आप इसमें देखो तो इसमें जो मेन कंटेंट है वो आपको लोद्र है, नागकेशर है, छोटी इलायची है, पिस्ता फूल है, माजू है, कत्था है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये
वाइट डिस्चार्ज को कम करने में मदद करती हैं। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फेक्शन जो हमारी सूजन हो जाती है यूट्रस में, जनरली वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम क्यों होती है? जब हमारे यूट्रस में यानी बच्चेदानी में सूजन हो जाती है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से वो वाइट डिस्चार्ज होता है। उसमें कई बार स्मेल भी आती है, कई बार इचिंग भी होती है। ये जो ल्यूकोनिल का कैप्सूल है, ये आप 1 से 2 कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी से लीजिए। उसी तरह से इसका जो दूसरा है वो इसमें एक सिरप आ रहा है आपका, गायनी केयर सिरप, ये है गायनी केयर सिरप। इसमें जो मेन कंटेंट्स है, इसमें भी लोद्र है, अनंत मूल है, गोक्षुर है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, अशोक है, मूसली है, शिवलिंगी, पुनर्नवा, अश्वगंधा, दारुहरिद्रा, धाय के फूल, गुडूची, गांभारी, नागरमोथा और गोरखपुंडी, कटेरी और पलाश। ज्यादा गर्म चीजें जैसे अदरक है या लाल मिर्च वगैरह का ज्यादा उपयोग ना करें, या तिल वगैरह, जो भी तासीर में गर्म चीजें होती हैं वो अवॉइड करें। बहुत ज्यादा मीठा और चावल, ये चीजें वाइट डिस्चार्ज वाले पेशेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत अच्छे यूट्राइन टॉनिक हैं सारी चीजें, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, ये सिक्रीशंस को कम करती हैं। तो ये सफेद पानी के साथ साथ जिनको बहुत ज्यादा पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, यानी बहुत ज्यादा हैवी फ्लो होता है, 6-6, 7-7 दिन हैवी फ्लो होता है, बहुत ज्यादा क्लॉट्स के रूप में फ्लो होता है, तो उन पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। तो ये हाथों पैरों में जलन है, पेल्विक रीजन में क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है, बैक एक है, कमर दर्द है, पैरों में हाथ पैरों में जान नहीं है, तलवों में जलन होती है, उस सब चीजों के लिए फायदेमंद है। तो आप इसको 5 से 10 ml थोड़े से पानी में मिक्स करके सुबह शाम ले सकते हैं। उसी तरह से इसमें एक वेजाइनल वॉश दिया है, ये वेजाइनल वॉश है, इसके अंदर स्फटिक, हल्दी, मंजिष्ठा, नीम और ग्लिसरीन है। तो जनरली जब हम वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जिनको होती है तो वहां पे कई बार स्मेल आने लगती है, इचिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, तो उसके लिए आप इसको 2 से 3 बूंद हथेली पे लेके उस एरिया में लगाएं, तो ये आपको उस चीजों में रिलीफ देगा। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, जनरली जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है वो है आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स के। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हमारे आयुर्वेद में अगर आप देखें तो शतावर, अश्वगंधा, ये एक रसायन की तरह काम करते हैं, यानी हमारे ये सप्त धातु वर्धक होते हैं, यानी ये सातों धातुओं की पुष्टि करते हैं। तो हमारे पास शतावर और अश्वगंधा दोनों टैबलेट फॉर्म में भी हैं, तो वो आप एक एक सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध से ले सकते हैं। उसका अनुपान दूध है, अगर आप कहेंगे कि वो पानी से लिया जाए तो वो पानी से उतना इफेक्टिव नहीं होता, तो उसको आप दूध के साथ लीजिए। तुलसी रस है, इस टाइम पे सीजनल है, जुकाम खांसी से लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो आप तुलसी रस का उपयोग 10 ml सुबह, 10 ml शाम को, 10-10 ml हल्के गर्म पानी में मिला के सुबह शाम लीजिए। उसी प्रकार से हमारे इम्यूनो कैप्सूल्स हैं, वो भी बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। तो वो अगर आपको दिक्कत, अगर आप इस टाइम पे कोरोना और इन सब से डरे हुए हैं तो आप इम्यूनो कैप्सूल्स यूज कर सकते हैं। तो ये जनरली मैंने आपको जो जनरल हेल्थ से रिलेटेड और कुछ स्पेशल डिजीजेस से रिलेटेड, यानी शुगर, पाइल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में आज डिस्कस किया, और फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को और कुछ पूछना हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। बहुत ज्यादा कॉल्स मैं रिसीव नहीं कर पाती, इसके लिए मैं आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन अगर आप मुझे वॉइस मैसेज भेजते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो मैं डेफिनेटली 100% आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ। तो आप एक बार मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है 9891175369, 9891175369, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस पे आप मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं।
अब मुझे जब जरूरत लगती है तो मैं अपने आप कॉल करती हूँ। जब मुझे कुछ पेशेंट की क्वेरी करनी होती है या मुझे कुछ और पेशेंट की हिस्ट्री लेनी पड़ती है तो मैं अपने आप लोगों को कॉल करके आप लोगों से कनेक्ट करूंगी। दूसरा, कई पेशेंट्स में मुझे ये होता है कि बहुत रैंडमली आप लोग बताते हैं कि थायराइड की दवाइयां बताइए। तो थायराइड की दवाइयां बताने के लिए मुझे पहले पेशेंट की रिपोर्ट जानना जरूरी होता है कि थायराइड उनका कितना बढ़ा हुआ है। अगर वो कम है तो हम डोज कम रखेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसके हिसाब से डोज एडजस्ट की जाती है। उसी तरह से शुगर वाले पेशेंट की भी, जब आप मुझे शुगर वाले पेशेंट के बारे में पूछते हैं तो मुझे उसके थोड़ा सा शुगर लेवल के बारे में जानकारी दीजिए। दूसरा, एज रिलेटेड जरूर बताइए कि पेशेंट के एज कितनी है, उसको बीपी शुगर के अलावा कोई और बीमारी तो नहीं है जिसके लिए वो और दवाइयां ले रहे हैं। तो अगर आप ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देंगे तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से गाइड कर पाऊंगी। दवाइयों के साथ साथ परहेज और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो आयुर्वेद में जितना जरूरी दवाइयां हैं उतना ही पथ्य अपथ्य है। एलोपैथिक मेडिसिन में जनरली कोई आपको परहेज नहीं बताता, लेकिन हमारे आयुर्वेद में जितनी जरूरी दवाइयां उतना ही जरूरी पथ्य और अनुपान है। तो आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं।